Hello dear student, welcome you all. Today we will discuss the application of Gauss's law. आज का जो टॉपिक हमारा वो Gauss's law का एप्लीकेशंस पे देखेंगे. लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने बच्चे Gauss's law के बारे में, और Gauss's law का स्टेटमेंट क्या था? The net flux through a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times of total charge enclosed by that Gaussian surface. तो आपने देखा था किसी Gaussian surface के अंदर जितना चार्ज होगा वो inside charge divided by epsilon naught that is equal to the net flux linked through that closed surface. आज हम उसी के एप्लीकेशंस की बात करते हैं. तो गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन से वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो बच्चे आपने गॉसेस लॉ में ध्यान से देखा होगा कि एक गॉसियन सरफेस लेते थे हम लोग. तो बिफोर स्टार्टिंग द एप्लीकेशन गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए उस पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है. द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द गॉसियन सरफेस. फॉर एग्जाम्पल गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए बच्चे? ये क्लोज होना चाहिए, दैट इज 3 डायमेंशनल होगा और ये क्लोज होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक अ चार्ज Q और इसकी वजह से एक P पॉइंट पे निकालना है, तो यहां एक चार्ज ढका हुआ नहीं है, तो हम लोग उसको ढकने के लिए एक गॉसियन सरफेस लेंगे. तो हमने ये ले लिया गॉसियन सरफेस, एक इमेजिनरी ले लिया, दैट इज द गॉसियन सरफेस. अब हमने बोला कि अगर कोई लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर कोई रॉड है और इसके वजह से आपको एक P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेट दिस पॉइंट इज हियर, तो यहां पे जो मेरा गॉसियन सरफेस होगा दैट विल बी सिलेंड्रिकल. तो आपने क्या देखा बच्चे कि ये जो हमने बनाया दिस इज द गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल है. तो पहले बात हमने कहा कि अगर कोई भी गॉसियन सरफेस प्लॉट करते हैं तो आपको ध्यान रखना है दैट गॉसियन सरफेस शुड बी क्लोज्ड. वो चारों तरफ से क्या होना चाहिए? ढका हुआ होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए. सेकंड पॉइंट में हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज सिमेट्रिकल. अब इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगा इधर की तरफ r डिस्टेंस पे है, इसी तरह से अगर आप इधर आ जाइए r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा. यहां पे आ जाइए इस पॉइंट पे इधर की तरफ r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा. यहां आ जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा. तो व्हाट यू सी, आप ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन सरफेस लिया, सिमेट्रिकल लिया, कि उससे हम कहीं भी चले जाए गॉसियन सरफेस पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल. यहां पे भी देख लीजिए आप, यहां से r डिस्टेंस पे अगर जाते हैं, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगा. आपको क्या ध्यान देखना है कि अगर r रेडियस का लिया आपने एक्सिस से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सिमेट्रिकल होना चाहिए. फिर हमने बच्चों लिखा यहाँ पे थर्ड पॉइंट, एंगल थीटा एट एवरी पॉइंट इज सिमेट्रिकल. अगर हमने एक छोटा सा इसका एरिया वेक्टर लिया है, यहाँ पे देखिए बच्चे, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, अगर हम ds लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री. इसी तरह से बच्चे आप यहाँ पे आ जाइए, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री. तो आप क्या देखेंगे बच्चे, यहां हो कहीं भी चले जाइए, सिमेट्रिकली ऐसा लेना है कि थीटा शुड बी सेम एट एवरीवेयर ऑन द गॉसियन सरफेस. यहां पे आ जाइए, फोर्थ पॉइंट पे क्या है बच्चे? मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन. मतलब गॉसियन सरफेस एक से ज्यादा भी हो सकता है. जैसे यहाँ पे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप क्या देख रहे हैं कि गॉसियन सरफेस में एक सरफेस आपका कर्व्ड है, ये आपका कर्व्ड सरफेस भी है, और इधर क्या बच्चे आपका फ्लैट सरफेस है. तो आपने क्या देखा, यहां भी फ्लैट सरफेस है, यहां भी फ्लैट सरफेस है. तो व्हाट यू विल फाइंड हियर, गॉसियन सरफेस ऐसा नहीं है कि यहां पे इस केस में देखेंगे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, दिस इज स्फेरिकल, हियर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, एक ही सरफेस है. लेकिन अगर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन का है, एक कर्व सरफेस है, दूसरा फ्लैट सरफेस है, 2 फ्लैट सरफेस है और एक क्या है आपका कर्व सरफेस है. तो गॉसियन सरफेस में बी द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 1 सरफेसेस. अब आ जाइए बच्चे, लौटते हैं हम लोग यहाँ पे. आपसे मैंने पूछा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और मोनोपोल. एक पॉइंट चार्ज और मोनोपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ. तो मान लीजिए, लेट अस कंसीडर अ चार्ज Q इज हियर, लेट अस कंसीडर अ चार्ज Q इज हियर, और इस चार्ज से बच्चे r दूरी पे, r डिस्टेंस पे एक P पॉइंट है,
and we have to find the electric field at point P. तो बच्चे आपको क्या करना है कि ये चार्ज इनक्लोज नहीं है, हम गॉसेस लॉ यूज करेंगे उस पर, तो मुझे चाहिए इसको इनक्लोज होना चाहिए। तो इसको इनक्लोज करने के लिए वी नीड अ गॉसियन सरफेस। यहाँ नहीं है तो वी विल टेक एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। हमने क्या किया बच्चे, यहाँ पे इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसीडर किया। तो लेट अस कंसीडर एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। सिमेट्री का ध्यान रखते हुए, क्योंकि की पॉइंट क्या बच्चे, हर चीज में देखिएगा सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल। द की पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस इज व्हाट, सिमेट्री का ध्यान रखना है। तो इसको हम चार्ज को सेंटर पे मानते हुए एक गॉसियन सरफेस दिया, एंड दिस इज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। कैसा है ये, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। दिस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस विच इनक्लोजेज द चार्ज प्लस क्यू which is at the center of this spherical Gaussian surface। यहाँ पे एक रियल नहीं है बच्चे, तो यहाँ पे लिख दिया हमने इमेजिनरी। रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, तो यहाँ पे नहीं था तो हमने इसको कंसीडर किया, दैट इज इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। फिर अगर पॉइंट्स की बात करें, यहाँ पे, यहाँ से अगर आप आर डिस्टेंस पे यहाँ है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है ई, रेडियली आउटवर्ड। अगर आप यहाँ पे आर डिस्टेंस पे आ जाइए बच्चे, चाहे आर डिस्टेंस पे इधर आ जाइए, चाहे आर डिस्टेंस पे यहां आ जाइए, आप क्या देखेंगे बच्चे, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकली क्या होगा, आउटवर्ड होगा ऑन द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस पे क्या होगा, ये आउटवर्ड हमने दिखाया है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप देखेंगे सेम होगा ड्यू टू द सिमेट्री। अब देखेंगे बच्चे इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमने गॉसियन सरफेस में जो क्या लिखा था वो भी ध्यान से देखिएगा। थीटा एट एवरी पॉइंट इज सिमेट्रिकल। तो यहां देखेंगे, अगर हम छोटा सा गॉसियन सरफेस ले लिए बच्चे, यहां ध्यान देखिएगा, दैट इज डीएस। तो ये डीएस होगा, आउटवर्ड होगा एंड परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। यहाँ पे थीटा कितना होगा बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, दैट इज 0 डिग्री। यहाँ पे भी आ सकते हैं बच्चे, तो यू विल सी हियर एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, थीटा बिटवीन देम इज 0 डिग्री। इन द सेम वे यहाँ पे भी बच्चे अगर आप देखेंगे, एरिया वेक्टर ds एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे, यहाँ पे भी अगर आप लेते हैं, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बच्चे, 0 डिग्री। तो सिमेट्रिकली देखिए हर पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस हैज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सेम है, ये रखा हमने। फिर उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं क्या बच्चों, गॉसेस लॉ। तो आइए, पहले हमने क्या लिया, चार्ज लिया एंड वी प्लॉट अ गॉसियन सरफेस। फिर गॉसियन सरफेस पे हमने बनाने के बाद अब वी विल अप्लाई द गॉसेस लॉ। तो वी विल राइट हियर, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, according to Gauss's law, the net flux through the Gaussian surface, the net flux, electric flux through the Gaussian surface, that is E dot ds, should be equal to charge inside the Gaussian surface divided by epsilon naught। तो बच्चे चलिए यहां पे देखते हैं हम लोग, यहां पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, E है, एरिया वेक्टर ds है, एंड व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज किया बच्चे, कैपिटल Q। यू विल राइट हियर कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यू विल सी हियर electric flux is the dot product of electric field and area vector. You can write it E ds cos 0 degree। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक सिमेट्रिकली आप देख रहे हैं आर डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह कांस्टेंट होगा, उसको बाहर कर दीजिए, cos 0 1 हो जाएगा, तो अंदर में बचेगा आपका ds का इंटीग्रेशन, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप यहां से शुरू करते हैं और पूरे स्फीयर का एरिया लेते हैं, इंटीग्रेशन में लिमिट डाल दीजिए 0 से लेकर के a, वेयर कैपिटल A इज द एरिया ऑफ स्फीयर, दैट इज ds का होल इंटीग्रेशन करेंगे 0 से, व्हाट यू विल गेट, कैपिटल ds का s हो जाएगा, और s के जगह पे a रखेंगे, a माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a मिलेगा, एंड व्हाट इज a, दैट इज एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो वी विल राइट हियर इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया, और यहां क्या मिल जाएगा बच्चे, ds का इंटीग्रेशन s, यू विल राइट हियर a बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
what you will get here, E area 4 pi r square, area of sphere, Gaussian surface, q upon epsilon naught. So what you will get here, electric field at point P will be equal to q upon, now you will say 4 pi r square किधर ले जाइए, तो 4 pi लिखा, epsilon naught, and this is r square. So what you will get here, this is the electric field at point P. You can say it is EP. This EP is the electric field at a point P which is situated at a distance r from this charge. तो आपने क्या देखा बच्चे, हमने इस मोनोपोल, एक सिंगल चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला. और आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा बच्चे यहाँ पे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकला ड्यू टू मोनोपोल. यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकला आपका ड्यू टू मोनोपोल, मोनो में सिंगल, पोल में चार्ज, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. चार्ज इसलिए यहाँ पे क्यू चार्ज हम ले चुके हैं, इसलिए बोला हमने कांस्टेंट है. और आर डिस्टेंस, आर पे कैसे वेरी करेगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो व्हेन यू प्लॉट अ ग्राफ, इफ यू टेक हियर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, तो आपको ग्राफ क्या मिलेगा, व्हेन आर इज सेंटर पे ही आप आ जाइए, इसके जितने नजदीक रहेंगे, आर का वैल्यू अगर 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा. जैसे जैसे हम आगे जाएंगे दिस विल डिक्रीजेज, इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर. यहाँ पे देखा आपने, दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ पोजीशन. आपने क्या देखा, दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ पोजीशन वेक्टर, दैट इज आर. तो आपने देखा पोजीशन आर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को हमने दिखाया. तो चलिए बच्चे एक बार हम समराइज कर दें इसको. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और मोनोपोल कैसे निकाला हमने, एक पॉइंट चार्ज दिया, उससे आर डिस्टेंस पे हमने एक गॉसियन सरफेस खींचा सिमेट्री का ध्यान रखते हुए, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं. फिर हमने क्या किया, यहाँ पे गॉसेस लॉ अप्लाई किया. गॉसेस लॉ कहता है कि नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डीएस और चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. फिर हमने cos 0 1 हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह देख रहे हैं, सेम वैल्यू होगा, सिमेट्री पर ध्यान रख रहे हैं. E को बाहर कर दिया, ds का इंटीग्रेशन किया, 0 से a आया, दैट इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और एरिया ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. तो हमने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एट p पॉइंट निकाला, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. हमने देखा इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या था, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. Then when you plot a graph, electric field versus R, that graph is like this. This is the variation of electric field with position vector. Hope you can understand easily by using the Gauss's law, and you can easily find the electric field due to monopole or point charge. Chaliye dear student, now we will go to the next example, next application of Gauss's law. You have to find the electric field due to infinitely long स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर और रॉड. तो बच्चे यहाँ पे देखेंगे आप, ये एक वायर या रॉड के लिए जो स्ट्रेट है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा दिया हुआ है. आपसे बोला गया है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, जो परपेंडिकुलर पॉइंट है यहाँ पे, जो कि कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ. बच्चे तो ये देख रहे हैं आप, जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर जो है वो इनक्लोज नहीं है, देन यू नीड अ गॉसियन सरफेस, एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, सिमेट्री का ध्यान रखते हुए. तो हमने देखा था आपको कि हाउ वी प्लॉट द गॉसियन सरफेस. तो इसका एक सर्टेन लेंथ ले लेते हैं, और सर्टेन लेंथ को हम लोग इनक्लोज करेंगे बाय द गॉसियन सरफेस. तो कैसा गॉसियन सरफेस मैंने बताया था आपको, दैट विल बी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस. एंड हाउ वी प्लॉट the Gaussian surface, you can see here. We will write here, एक छोटा सा हमने एक Gaussian surface plot करना है, and that will be the cylindrical like this. This is the Gaussian surface. हमने यहाँ पे एक छोटा सा Gaussian surface लिया, will like this. R रेडियस का हमने एक सिलेंडर ड्रॉ किया, एंड दिस इज आवर गॉसियन सरफेस.
अब हमने क्या किया कि इस रॉड का टोटल लेंथ ना लेकर के, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो हमने एल लेंथ का रॉड लिया और इस रॉड को हमने इनक्लोज कर दिया एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस से। तो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस बना वो बच्चे वो कैसा है, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। तो ये हमने लिया एक गॉसियन सरफेस जो इस रॉड के एल लेंथ को पूरी तरह से इनक्लोज कर लिया। अब बच्चे हम लगाने वाले हैं गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ के केस में क्या था बच्चे स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ द नेट फ्लक्स इनक्लोज थ्रू द गॉसियन सरफेस, नेट फ्लक्स that should be the whole integration of E dot ds should be equal to charge inside the Gaussian surface divided by epsilon naught। तो बच्चे हमने बताया था गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल लेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि मोर देन वन सरफेसेस, यहाँ पे एक आपका एक फ्लैट सरफेस है ऊपर और नीचे ढक्कन वाला जो है, और ये वाला जो है वो क्या आपका कर्व सरफेस है। तो नेट फ्लक्स निकालना मुझे, तो आप कह सकते हैं इसके थ्रू जो फ्लक्स निकलेगा that is phi1, या कह सकते हैं आप दिस इज फ्लक्स ड्यू टू कर्व सरफेस, और ऊपर वाला जो सरफेस है वो फ्लैट सरफेस है, तो इसके द्वारा फ्लक्स यहां लिख दिया हमने, ये फ्लैट सरफेस। नीचे वाले सरफेस के थ्रू फ्लक्स, नीचे वाला जो फ्लैट है ये भी आपका फ्लैट सरफेस। तो आपने क्या देखा कि अब इस एल लेंथ का जो रॉड जिसको आपने 100% इनक्लोज कर दिया है यहाँ पे एल लेंथ को, तो आपको कितने तरह का फ्लक्स निकालना पड़ेगा इसके थ्रू, एक फ्लैट यहाँ, एक फ्लैट यहाँ और एक कर्व सरफेस। तो यू विल सी हियर नेट फ्लक्स में जो आएगा आपका वो क्या आ जाएगा, फ्लक्स ड्यू टू कर्व सरफेस प्लस फ्लक्स ड्यू टू फ्लैट सरफेस ऊपर वाला और नीचे वाला फ्लैट सरफेस, ये सब मिला करके ये एल लेंथ के सेक्शन को इनक्लोज कर लिया है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट विल बी द चार्ज इन द एल लेंथ ऑफ दिस रॉड, चूंकि आपका दिया हुआ लेमडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो मान लीजिए यहां से यहां जो चार्ज है दैट इज इनसाइड चार्ज द गॉसियन सरफेस, and what is the length of the rod जो कंसीडर किया हमने वो L length, that is L। तो what is the charge within the Gaussian surface, that is Q inside is equal to lambda into L। So you will write in the RHS of Gauss's law, Q inside is lambda into L divided by epsilon naught। Now we have to find the flux through these three। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, मान लीजिए कर्व सरफेस के थ्रू निकाल रहा है, तो हमने एक छोटा सा एरिया लिया, दैट इज एरिया वेक्टर विच इज ds परपेंडिकुलर ऑन द गॉसियन सरफेस एंड आउटवर्ड। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा बच्चे यहाँ पे आउटवर्ड। तो व्हाट यू विल सी हियर, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। तो आपने देखा कर्व सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा बच्चे वो क्या होगा, तो कर्व सरफेस के जो थ्रू फ्लक्स होगा दैट फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड ds, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बच्चे, दैट इज 0 डिग्री। तो कर्व सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स निकलेगा दैट इज E ds cos 0 डिग्री। अब आते हैं हम लोग फ्लैट सरफेस के थ्रू कितना होगा बच्चे, तो फ्लैट सरफेस के थ्रू देखिए फ्लक्स कितना होगा, तो आप जो इसका एरिया वेक्टर लेंगे छोटा सा ds, वो इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा और क्या होगा ये आउटवर्ड बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ। तो व्हाट यू विल सी हियर, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर विल बी 90 डिग्री ऑन द फ्लैट सरफेस। यू विल सी हियर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा बच्चे, 90 डिग्री। नीचे वाला फ्लैट सरफेस अगर देखेंगे बच्चे तो यहां पे भी अगर आप लोग एरिया वेक्टर ds, तो वो बाहर की तरफ होगा, और इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चे वो इधर की तरफ होगा।
तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री। तो यू कैन से हियर यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है। तो यू विल ऑल्सो राइट हियर, यहाँ जो हो जाएगा आपका EDS cos 90 and that is equal to lambda L by epsilon naught. You know that cos 90 is 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म टोटल 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म टोटल 0 हो जाएगा। तो आप क्या देखेंगे कि इधर जो बचा आपका वो क्या बचा बच्चे देखिएगा, EDS है ना, कर्व सरफेस का होल इंटीग्रेशन। ये फ्लैट सरफेस का था, ये भी फ्लैट सरफेस का था। अब ये कर्व सरफेस है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर दीजिए और कर्व सरफेस जो है उसका एरिया लेना है एंड दैट इज इक्वल टू लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन। तो ये जो कर्व सरफेस है बच्चे, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है, अगर आप ऊपर का और नीचे का ढक्कन लीड को हटा दीजिए, ये कर्व सरफेस पे और इसको आप सीधर से मान लीजिए काट दीजिए, काटने के बाद इसको फैला दीजिए, तो जो कर्व सरफेस है वो आपको ऐसा दिखेगा। अगर आपने सीधर से कट करके कर्व सरफेस को खोल दिया तो ये देखेंगे इसका जो लेंथ होगा दैट इज 2 पाई, सॉरी इसका विड्थ जो होगा 2 पाई r सर्कमफेरेंस और लेंथ क्या हो गया L। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस, दिस एरिया इज L इंटू लेंथ इंटू विड्थ, दैट इज 2 पाई r इंटू L। दिस इज द DS किसका तो बच्चे, कौन से सरफेस का, ये कर्व्ड सरफेस का। तो कर्व्ड सरफेस का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे, व्हाट यू विल गेट हियर, द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इज 2 पाई RL। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 2 पाई RL इज इक्वल टू लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट यू विल गेट हियर, ये लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल सी हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो when you multiply it by 2, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड डिवाइड आल्सो विद 2, व्हाट यू विल गेट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू, ऊपर में देखिएगा 2 लेमडा डिवाइडेड बाय 2 टू कितना हो जाएगा बच्चे, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R and 1 by 4 pi epsilon naught is equal to K. Then you will get here electric field is equal to 2K, 1 by 4 pi epsilon naught is K, 2K lambda by R, where K is equal to 9 into 10 to the power 9 SI unit। तो आपने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो आपने क्या देखा कि ये एक जो स्ट्रेट रॉड है या वायर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे होगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हाउ मच, 2K लैम्डा बाई R। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। पॉइंट चार्ज के केस में क्या देखा था बच्चे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा आपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। So when you draw a graph, magnitude of electric field versus R, then you will see here the variation of electric field will be like this. This E is inversely proportional to R. That is important है आपके लिए बच्चे। तो हमने देख लिया कि how we calculate the electric field due to infinitely long straight uniformly charged wire or rod। तो चलिए बच्चे अब हम लोग, आप लोग इसको नोट कर लीजिए एंड नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एप्लीकेशन। स्टूडेंट, नाउ वी विल सी थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इसके वजह से किसी P पॉइंट पे जो कि इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पे अवस्थित है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बच्चे। तो हम लोग क्या करेंगे, गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ द नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस और क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट गॉसियन सरफेस। तो बच्चे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ सिग्मा, तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये एक शीट है, इस पे हमने चार्ज दिखा दिया, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना बच्चे, सिग्मा प्लस सिग्मा है ना। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा बच्चे वो क्या होगा देखिएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दोनों साइड में दिखाएंगे हम बच्चे, है ना। अब आप देखेंगे ध्यान से, है ना। तो
अप्लाई करना मुझे गॉसेस लॉ। यहां से कितने दूरी पे, इसके यहां से r डिस्टेंस पे एक P पॉइंट है। कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे एक P पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक छोटा सा एक गॉसियन सरफेस लेंगे, छोटा सा सेक्शन लिया हमने, और इसको ढकने के लिए हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस लेंगे लाइक दिस। तो ये जो चार्ज है शीट, इसके इस साइड का तो हमने ढक दिया, चार्ज शीट के दोनों तरफ चार्ज होगा, तो पीछे वाला को भी तो ढकना पड़ेगा मुझे, तो एक सिलेंडर पीछे से भी लेना पड़ेगा। हमने एक छोटा सा सेक्शन लिया शीट का, इन्फिनाइटली ये प्लेन शीट है, तो हमने एक छोटा सा सेक्शन लिया डीएस एरिया का, जो हमने आगे से सिलेंडर करके ढक दिया, पीछे से भी ढक दिया। अब ये जो छोटा सा सेक्शन है वो कंप्लीट ढक गया है, एंड दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। ये जो है दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। तो आप क्या देखेंगे बच्चे, ये वाला जो सरफेस होगा फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस 1 हो जाएगा, और ये फ्लैट सरफेस दूसरा हो जाएगा, और एक इसका कर्व सरफेस होगा। ये गॉसियन सरफेस एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा। तो व्हाट वी विल सी हियर, एरिया वेक्टर जो होगा दैट इज परपेंडिकुलर हियर, दिस इज द एरिया वेक्टर ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं बच्चे, इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। इधर आ जाइए, इस साइड में जो पॉइंट होगा उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इस फ्लैट सरफेस जो दूसरा वाला है उसका एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड होगा, है ना। तो व्हाट यू विल सी हियर, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds इज 0 डिग्री, और दूसरे फ्लैट सरफेस पे भी थीटा जो देखेंगे, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। तो ये आपका हो गया फ्लैट सरफेस 1, फ्लैट सरफेस 1, एंड दिस इज फ्लैट सरफेस 2, फ्लैट सरफेस 2। अब ये जो कर्व सरफेस है बच्चे, इस कर्व सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए बच्चे इधर की तरफ जा रहा है। तो कर्व सरफेस में जो एंगल होगा बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री। तो बच्चे हम आपको समझाने के लिए ये एक शीट लिया हमने, ध्यान से देखेंगे, ये एक शीट है, इनफाइनाइटली प्लेन शीट है, इसमें से दोनों तरफ चार्ज दिया, चार्ज इधर भी होगा और इधर भी है। तो वो क्या रहा है बच्चे, इसमें हमने एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लिया दैट इज ds का। तो इसको ढकने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, मुझे इधर से हमने एक सिलेंडर लगा दिया, तो ये वाला तो ढक गया, लेकिन इसके अपोजिट जो चार्ज है तो मुझे इधर से भी ढकना है बच्चे। तो ये जब छोटा सा सेक्शन ले रहा है, तो इधर वाले ढकने के लिए एक गॉसियन सरफेस इधर लेंगे और ये इधर, तो ये कंप्लीट एक सिलेंडर इस छोटे से पोर्शन ऑफ प्लेन शीट को क्या कर लेगा, ढक लेगा। तो हमने अपने पढ़ा भी था गॉसेस लॉ में, तो एक इनक्लोज सरफेस चाहिए। नाउ यू सी, according to Gauss's law, we will apply here Gauss's law. The net flux through the Gaussian surface is equal to charge enclosed by the Gaussian surface divided by epsilon naught. तो what we will see, net flux निकालना है। एक फ्लैट सरफेस है, दूसरा फ्लैट सरफेस है, और एक सरफेस कैसा आपका ये वाला, that is curved surface। तो मुझे जो निकालना है नेट फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, तो कह सकते हैं फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस, जिसको हमने 1 कहा, और दूसरा फ्लैट सरफेस 2। अगर सब मिला देंगे तब जाकर के आपका नेट फ्लक्स होगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट यू विल सी हियर, कर्व्ड सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा E ds cos, देखिए यहाँ बच्चे cos 90 डिग्री, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के जो एंगल है 90 डिग्री। फ्लैट सरफेस के थ्रू फ्लक्स देखेंगे E ds, यहाँ पे देखेंगे बच्चे फ्लैट सरफेस 1, थीटा इज 0 डिग्री, वी राइट हियर cos 0 डिग्री। दूसरा फ्लैट सरफेस जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, एक इस साइड का देखेंगे एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दूसरे साइड का एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपको बच्चे E ds cos 0 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चे क्या मिलेगा मुझे, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, देन यू विल सी हियर 0, और ये कितना हो जाएगा बच्चे देखिएगा, cos 0 is 1, cos 0 is 1, you will see here that is 2e
2E एंड ds का इंटीग्रेशन बराबर चार्ज इनसाइड ऑन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चे अगर हम पूरे शीट का जो एरिया की बात करेंगे तो मान लीजिए पूरे शीट का एरिया है S, तो पूरे शीट में कितना चार्ज इनक्लोज करेगा, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू दिया हुआ है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज जो अगर हमने पूरा शीट ले रहे हैं तो इनक्लोज सरफेस तो मेरा सारा का सारा चार्ज को इनक्लोज कर लेगा, देन चार्ज इनसाइड इज अपॉन पूरा एरिया कितना माना था हमने इसमें, देन व्हाट इज द इनसाइड चार्ज, दैट इज सिग्मा इनटू S। तो आप क्या देखेंगे, अगर आप इंटीग्रेट कर दिए 0 से S, देन यू विल फाइंड हियर 2E इंटू S बराबर चार्ज इनसाइड में क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखेंगे बच्चे S से S क्या होगा, कैंसिल, देन व्हाट यू विल गेट हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपने क्या देखा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखेंगे बच्चे यहाँ पे, ये आपने देखा कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन। मतलब कह सकते हैं आप इससे R1 डिस्टेंस पे रहे या R2 डिस्टेंस पे रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी R से क्या हो जाएगा बच्चे, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो व्हेन यू ड्रॉ अ ग्राफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R, द ग्राफ विल बी लाइक दिस, और R का वैल्यू आप बढ़ाते चले जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चे हम लोग क्या देखा यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट अगर है तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन। आप उससे नजदीक में रहे चाहे दूर में रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू द सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। द ग्राफ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास इसी तरह का जो प्लेन शीट है, अगर एक से ज्यादा प्लेन शीट रहे तो उन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम देखेंगे। नाउ सी, तो बच्चे हमने देखा अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली प्लेन शीट की वजह से जो आया दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मेरे पास वही एक इनफाइनाइटली प्लेन शीट है जिससे r डिस्टेंस पे पॉइंट लिया हमने m, और ये पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे दिया हमने नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो व्हाट वी विल ऑब्टेन हियर, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है देन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी आउटवर्ड, एंड इफ यू टेक अ नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी इनवर्ड, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बोथ द पॉइंट विल बी सेम। m पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और n पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट यू विल सी हियर, पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो इनवर्ड प्लेट के अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएंगे। यहां पे अगर हम आ जाए तो व्हाट वी सी, अगर हमने दो यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट लिया और उस पे एक पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हमें सिग्मा 1, दूसरे पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने दिया सिग्मा 2, एक पॉइंट हम प्लेट के शीट के लेफ्ट में लिया, दूसरा बी पॉइंट दोनों शीट के बीच में है, और तीसरा जो है वो राइट साइड ऑफ द वन ऑफ द शीट का नाम लिख देते हैं, शीट नंबर 1 है और शीट नंबर 2 है। कैसा शीट है, दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, B एंड C, तो बच्चे आपने क्या देखा यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट इज हियर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से जो यहाँ का डिस्टेंस है r, उससे क्या है वो इंडिपेंडेंट है। तो व्हाट यू सी हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r। तो अगर आप नजदीक में रह जाए चाहे दूर में रहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना ही होगा, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेन शीट के द्वारा।
तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम इस शीट के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट शीट। और ये वाला जो शीट है इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी बाहर की तरफ। तो व्हाट यू विल सी हियर, E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। देन व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ए विल बी, यू विल राइट हियर EA, मैग्नीट्यूड लिख दें बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट विल गेट हियर, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन तो आपको फिगर में दिखा दे रहे हैं। तो व्हाट यू विल गेट हियर, दिस इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये देखा हम बच्चे। और बी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो व्हाट यू विल सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट। देखिए तो देखिए बच्चों, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, प्लेट नंबर 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ इधर, दैट इज E1, और प्लेट नंबर 2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसका आउटवर्ड इधर की तरफ, बाहर की तरफ। तो व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, दोनों का डिफरेंस वी विल राइट हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज E1 माइनस E2 कर दे तो कितना हो जाएगा, देखिए सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट यू विल गेट, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। अब आ जाइए बच्चों सी पॉइंट पे। तो प्लेट 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ, आर से इंडिपेंडेंट है बच्चे, नजदीक है चाहे दूर है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, और इसकी वजह से जो होगा वो भी बाहर की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि E1 और E2 का डायरेक्शन सेम हो गया। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, दैट विल बी इक्वल टू, ऐड हो जाएगा दोनों, तो यू विल फाइंड हियर सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देन व्हाट यू विल गेट हियर, 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम हो जाएगा, देन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो व्हाट विल बी द नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर बात करें तो सी पॉइंट पे राइट की तरफ है और ए पॉइंट पे लेफ्ट की तरफ है। और यहाँ पे देखेंगे आप E1 का स्ट्रेंथ अगर E2 से ज्यादा है देन E1 की तरफ होगा, अगर E2 का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा देन E2 की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। ना अगर दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर हो जाए, अभी तो हमने डिफरेंट रखा है, अगर हमने यहीं पे आपको दिखा दें, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा मान लेते हैं, देन यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ए पॉइंट पे कितना हो जाएगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा, इसी इक्वेशंस के अंदर सामने देख ले रहे हैं ना। तो व्हाट यू विल गेट हियर, तीनों केस में हम आपको दिखा दें, व्हाट यू विल गेट अगर दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर हो जाए। तो आप क्या देखोगे बच्चे, यहाँ पे E1 प्लस E2, सिग्मा 1 सिग्मा 2 अगर सिग्मा के बराबर हो जाए तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 2 कट जाएगा, व्हाट यू विल गेट हियर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बी पॉइंट पे क्या मिलेगा बच्चे, अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर हो गया तो सिग्मा माइनस सिग्मा 0 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, आपको बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0। मतलब अगर दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और डायरेक्शन अपोजिट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट विल बी 0। एंड व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, यू विल सी हियर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, अगर दोनों सिग्मा हो गया तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यू विल सी हियर दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट वी लर्न कि अगर दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर दोनों शीट पे अगर बराबर है तो बाहर जो पॉइंट है ए और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट विदिन द बिटवीन द कह सकते हैं प्लेन शीट, इनफाइनाइटली प्लेन शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग, ये दो पैरेलल यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली प्लेन शीट है, एक पे सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव है। यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए बी एंड सी।
यहाँ पे देखेंगे इस शीट की वजह से जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में आउटवर्ड बाहर की तरफ, पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ, और ये नेगेटिव शीट की वजह से क्या होगा अंदर की तरफ। दैट इज प्लेट नंबर 1 लिया हमने इसको, तो ये E1 इधर हो गया लेफ्ट साइड एंड E2 राइट साइड। बी पॉइंट पे आएंगे तो इसके वजह से आउटवर्ड बाहर की तरफ इस पॉइंट पे दैट इज E1 राइट साइड, और निगेटिव चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से देखेंगे आप इधर की तरफ E2, ये अपनी तरफ आएगा। फिर अगर पॉइंट सी पे आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ E1, और नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला जो है वो किधर करेगा, प्लेट अपनी तरफ खींचेगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इज द फिगर विच शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, बी एंड सी। नाउ वी विल राइट हियर what is the value of electric field at point A. Then you will see here the vector sum of E1 plus E2. तो देखिए बच्चे हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं ए पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा। यू विल सी हियर E1 का डायरेक्शन, ये अगर ऑरिजिन है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो आप क्या देखेंगे, दैट इज E1 को आप क्या लिखेंगे, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप लेफ्ट साइड है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2? E2 देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। यू विल राइट हियर सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस आई कैप। देन व्हाट यू विल गेट हियर, यू विल गेट हियर सिग्मा 2, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यू विल राइट हियर सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। ध्यान से देखेंगे बच्चे, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो हमने इसको पहले लिखा और इसको बाद में लिखा। अब आ जाइए इसी तरह से अगर आप आते हैं बच्चों बी पॉइंट पे क्या होगा, तो बी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फिर दोनों का समेशन होगा E1 प्लस E2। व्हाट यू विल गेट हियर, E1 को क्या लिखेंगे बच्चे, आप ध्यान से देखिएगा सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे E1 का डायरेक्शन देखिए इधर की तरफ हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, यू विल राइट हियर आई कैप। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2? E2 देखिए वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, यू विल आल्सो राइट सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। तो व्हाट यू विल सी हियर, दिस इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों पॉजिटिव आया है आई कैप। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी? अगेन हम इन सब का वेक्टर सम करेंगे E1 प्लस E2। व्हाट यू विल सी हियर, E1 का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, यू विल राइट हियर सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा 2? सिग्मा 2 का वैल्यू देखेंगे लेफ्ट साइड है बच्चे, सिग्मा 2 नहीं मतलब E2 का डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, यू विल सी हियर सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप। देखिए यहाँ पे E2 का डायरेक्शन लेफ्ट साइड है। देन व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। तो ये हमने आपको वेक्टर के रूप में दिखा दिया बच्चे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा एंड सिग्मा 2 बाहर के लिए, है ना। तो अब देखेंगे बच्चे यहाँ पे कि अगर ऐसा कंडीशन दे दे कि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा, भले ही आप क्या देखेंगे एक पे पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी और दूसरे पे नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हो जाए, अगर दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू अगर सेम हो जाता है, देन इन दैट केस व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, बी एंड सी। तो आप ध्यान से देखेंगे बच्चे, ए पॉइंट मेरा यहाँ पे है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है, और सिग्मा अगर बराबर हो गया सिग्मा 1 सिग्मा 2 के, तो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर हो जाए तो सिग्मा माइनस सिग्मा 0 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। बी पॉइंट पे देखेंगे दोनों का डायरेक्शन सेम है, अगर ऐड कर देंगे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये भी सिग्मा प्लस सिग्मा 2, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, यू सी हियर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आई कैप। एंड सी पॉइंट पे क्या देखेंगे बच्चे, आप ध्यान से देखेंगे E1 E2 का डायरेक्शन अपोजिट है, अगर सिग्मा बराबर होगा तो मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाएगा। देन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 1 की जगह पे सिग्मा माइनस सिग्मा 2 की जगह पे सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा 0 0 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या मिलेगा 0। In that case, what you will see, the electric field will be only between the uniformly charged infinitely plane sheet. उसके लेफ्ट और राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप फिर से हम एक फिगर बना दें, अगर आपने ऐसा दिखाया
ये प्लेन शीट है, इस पे अगर प्लस सिग्मा है, इस पे माइनस सिग्मा है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको मिला, ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो 0, बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो क्या मिला बच्चे, 0। तो आप देखेंगे दिस इज ऑल्सो इन द केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो आगे पढ़ाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेन शीट, आप कह सकते हैं यहाँ पे इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। तो आपने ये देखा यहाँ पे कि हाउ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मोर देन वन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट। नाउ सी बच्चों, देखते हैं, हम लोग ब्रीफ करते हैं। यहाँ पे एक नॉन कंडक्टिंग शीट है, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बाहर की तरफ होगा, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था प्लेन शीट की वजह से इनफाइनाइट जो था उसकी वजह से भी यही था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। When this is a conducting infinite sheet अगर आपके पास रहे, then the electric field at this point will be sigma upon epsilon naught। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि what is a uniformly charged conducting प्लेट है, उसके अगर आपने चार्ज दे दिया तो चार्ज सरफेस पे चला जाएगा। आप बाहर वाले पॉइंट पे देखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बाहर में राइट साइड, लेफ्ट साइड भी आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट विल बी 0। और ये अगर आपका कोई यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सरफेस है, उसके बाहर अगर आप देखते हैं दैट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वी विल सी हियर द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यहाँ भी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना बचे, सिग्मा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, पहले चार्ज कंडक्टिंग सरफेस पे अगर देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको ढकने के लिए यू नीड छोटा सा, अगर आपने इसका सेक्शन लिया और यहाँ पे आपने गॉसियन सरफेस लिया, तो देखिएगा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस उसको ढक ले रहा है। तो ये वाला जो होगा उसका एरिया वेक्टर और इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों बाहर की तरफ होगा, एंड द एंगल बिटवीन देम विल बी 0 डिग्री। यू कैन अप्लाई द गॉसेस लॉ, वहां पे आप गॉसेस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ व्हाट यू विल सी, नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीएस, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री का होल इंटीग्रेशन करेंगे, एंड चार्ज इनसाइड डिवाइडेड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट यू विल सी हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर दीजिए, डीएस is q inside upon epsilon naught। Then what you will see, अगर 0 से पूरा एरिया लेंगे, पूरा का पूरा शीट का जो सरफेस का अगर एरिया ले लेंगे, देन ds का इंटीग्रेशन s, a माइनस 0, ये a हो जाएगा, और चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट एरिया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, एरिया इनटू सिग्मा। तो व्हाट यू विल राइट हियर, एरिया इनटू सिग्मा, ये सिग्मा सिग्मा, ये एप्सिलॉन नॉट नीचे रहेगा, ये कट जाएगा, देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज कंडक्टिंग सरफेस है, देन व्हाट यू विल सी, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज कंडक्टिंग सरफेस विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस केस में अगर आप बात करें बच्चे, यहाँ पे देखिएगा यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, तो ये जो प्लेट का जो चार्ज दिया तो उसके सरफेस पे चला गया, तो आप क्या देखेंगे, ये वाला जो एक थिन शीट की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, अगर ये एक थिन शीट है और ये एक दूसरा थिन शीट है, तो हम शीट की वजह से कितना निकाला था बच्चे, हमने याद कीजिए, हमने आपको क्या बोला था, थोड़ी देर के लिए बता दें, इसको भी हम यहाँ से डिलीट करें। अगर आप मान लीजिए ये एक थिन शीट है, तो इस शीट की वजह से कितना होगा, शीट नंबर 1 है, शीट नंबर 2, इसकी वजह से कितना हो जाएगा बच्चे, देखिएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हमने बताया था आपको इनफाइनाइट की शीट की वजह से। और ये वाला जो सेकंड शीट है उसकी वजह से भी यहाँ पे इस पॉइंट पे जो होगा, ये पॉइंट पे जो होगा, इस शीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस शीट की वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट यू विल सी, ऐड करेंगे इस पॉइंट P पे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे आ जाए, तो इस शीट की वजह से जो होगा, शीट नंबर 2 की वजह से E2 और शीट नंबर 1 की वजह से E1। तो व्हाट यू विल सी, ये पॉइंट अगर M है, देन यू विल सी, जब दोनों को ऐड करेंगे अगेन यू विल गेट हियर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर बीच में अगर कोई पॉइंट ले ले बच्चे, तो इस शीट की वजह से, शीट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, और शीट 2 की वजह से, ये वाला शीट है, उसकी वजह से इधर की तरफ होगा, इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा, देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, दैट विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स पे अगर आपने चार्ज दिया, तो ये जो प्लेट का ये वाला सरफेस एक शीट की तरह बिहेव किया, ये भी एक शीट की तरह बिहेव किया, और अंदर वाले पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, दे विल कैंसिल्ड आउट। लेकिन बाहर वाले जो पॉइंट पे होगा वो इस सरफेस की वजह से भी होगा और इस सरफेस की वजह से भी होगा, तो नेट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों
दोनों का एडिशन दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको याद भी रख लेना बच्चे, नॉन कंडक्टिंग शीट है जिसकी वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें नॉन कंडक्टिंग था, आपने चार्ज दिया वो एक ही सरफेस पे रहा, तो फ्लक्स जो निकालेंगे हम दोनों साइड से निकालेंगे, है ना। लेकिन चार्ज जो निकालेंगे दैट इज उसमें सिग्मा इंटू एरिया जो करेंगे वो एक ही साइड का एरिया, क्योंकि आपने नॉन कंडक्टिंग है, जिधर आप देंगे चार्ज उधर ही रिसाइड करेगा, तो फ्लक्स दोनों को वैसे निकलेगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस और इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इनसाइड चार्ज दोनों सिग्मा अपॉन क्या लिखते हैं, चार्ज इनसाइड बराबर सिग्मा इंटू एरिया, एरिया एक ही साइड का लेंगे, देन व्हेन यू सॉल्व यू विल गेट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बट अगर आपका कंडक्टिंग शीट है और कंडक्टिंग शीट पे अगर आपने चार्ज दिया तो चार्ज दोनों सरफेस पे जाएगा, तो बच्चे होगा क्या कि फ्लक्स, तो चलिए यहाँ पे अगर छोटा सा शीट लेंगे अगर हम, तो फ्लक्स जो होगा वो इधर भी निकालेंगे और इधर भी निकालेंगे, तो फ्लक्स आपका दोनों तरफ होगा, द 2 इंटू होल इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, लेकिन बराबर चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड चार्ज इनसाइड में आप क्या लिखते हैं सिग्मा इंटू ए, लेकिन एरिया जो है आप चार्ज दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूट है, तो आप लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 2a, और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, देन यू विल सॉल्व, यू विल गेट द सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चे आप नीट के लिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको क्या कि हाउ वी गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको याद भी रख लेना, अगर नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइटली शीट है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट है देन इट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर कंडक्टिंग प्लेट्स है, कंडक्टिंग प्लेट है और कंडक्टिंग प्लेट के वजह से अगर उसके बाहरी वाले सरफेस में पूछा जाए राइट साइड या लेफ्ट साइड, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग प्लेट, या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा बच्चे, 0 मिलेगा, यूनिफॉर्मली चार्ज। यहाँ आ जाइए, अगर आपका यूनिफॉर्मली चार्ज या कंडक्टिंग सरफेस की वजह से निकालना है दैट आंसर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने आपको ब्रीफ किया कि हाउ वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं आप, उसकी वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। चलिए डियर स्टूडेंट, नाउ मूव टू द पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। एक शेल ले लीजिए दैट इज हॉलो स्फीयर, उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज दे दीजिए, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, या आप कह सकते हैं कि कंडक्टिंग एक सॉलिड स्फीयर ले लीजिए, जब भी चार्ज डालिएगा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पे वो चार्ज कहां चला जाएगा बच्चे, सरफेस पे चला जाएगा। तो आप देखते हैं हॉलो स्फीयर पे डालेंगे तो सरफेस पे रहेगा ही, और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है उस पे आपने चार्ज डाला तो वो भी सरफेस पे ही चला जाएगा, तो दोनों का केस सेम हम एक तरह से पढ़ सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे हमने एक यहाँ पे कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में भी चार्ज गया और एक शेल लिया हमने, इस शेल पे चार्ज दिया, दैट चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, लेट दिस चार्ज इज Q, दिस चार्ज इज Q ऑन द सरफेस। एक बार हमने इसका रेडियस कितना दिया है कैपिटल R, और मुझे इनसाइड पॉइंट पे निकालना है, इफ स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, इनसाइड पॉइंट पे निकालेंगे केस 1 में। केस 2 में हम देख रहे हैं यहाँ पे वही शेल है जिसपे सरफेस पे चार्ज हमने लिया प्लस Q, और इस बार मुझे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, आपको यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे। और ये जो थर्ड पॉइंट है बच्चे यहाँ पे देखेंगे आप लोग थर्ड केस में, इफ स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R आउटसाइड, तो इस कंडक्टिंग चार्ज यूनिफॉर्मली जो है आपका चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, इसके हम आउटसाइड देखेंगे, दैट पॉइंट इज N, और यहाँ पे स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। हम 3 केस में देखेंगे, इस यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल के अंदर देखेंगे, सरफेस पे देखेंगे और बाहर देखेंगे व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ। तो चलिए बच्चे हम केस 1 करके देखते हैं। ये जो मेरा केस 1 है, यू कैन सी हियर दिस इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, इसके अंदर निकालना है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ the net electric flux through the Gaussian surface is equal to 1 by epsilon naught times of total charge enclosed by that Gaussian surface। अगर मुझे यहाँ पे निकालना है बच्चे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे सेंटर से सिमेट्रिकली एक Gaussian surface लेंगे, दिस इज द Gaussian surface here। ये जो मेरा जो दिखाया हमने, दिस इज द Gaussian surface, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो हमने ये ले लिया बच्चे Gaussian surface, और इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो क्या लिखेंगे बच्चे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू यू नो दैट अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू द गॉसियन सरफेस, ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, r रेडियस का लिया हमने, दैट इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड dot ds should be equal to charge inside the Gaussian surface divided by epsilon naught।
व्हाट यू विल सी हेयर, तो बच्चे आप क्या देखेंगे, यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अंदर वाले पॉइंट पी पे, जिसको हमने ई इन माना है, इनसाइड, तो यू विल राइट हियर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ds और cos थीटा, दोनों के बीच का एंगल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं थीटा, और यहाँ पे जो छोटा ले लेंगे ये वाला एंगल वो ds, बाहर की तरफ होगा, छोटा सा एरिया वेक्टर वो बाहर की तरफ होगा ना। तो बच्चे व्हाट यू विल सी हियर एंड व्हाट इज द इनसाइड द गॉसियन सरफेस, चार्ज जो कहाँ है उसके सरफेस पे है, तो अंदर में जो चार्ज क्या है बच्चे आप क्या देख रहे हैं, अंदर में गॉसियन सरफेस के कोई भी चार्ज नहीं है, तो दैट 0/ε0। व्हाट यू विल राइट हियर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चे, और ds का इंटीग्रेशन कर देंगे, इधर 0/समथिंग इज 0, तो व्हाट यू विल गेट हियर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा बच्चे 0। तो आप देख रहे हैं स्फेरिकल शेल हो या कंडक्टिंग शेल हो, कंडक्टिंग स्फेयर हो, उस पर अगर आपने चार्ज दे दिया तो उसके अंदर वाले पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा बच्चे, क्योंकि इसके अंदर जो हमने गॉसियन सरफेस लिया वो कोई भी चार्ज को इनक्लोज नहीं करेगा। तो आपने देखा कि पहले वाले केस में जो होगा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। अब मुझे क्या निकालना है बच्चे, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एम पॉइंट पे निकालना है। तो वी विल लेटर गॉसियन सरफेस, ये हमने एक गॉसियन सरफेस लिया, यहाँ देखिएगा स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है, सरफेस पे निकालना है, ये गॉसियन सरफेस लिया, दिस ब्लू लाइन रिप्रेजेंट द गॉसियन सरफेस, ये वाला। और अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसेस लगाएंगे, तो एक छोटा सा एरिया वेक्टर लिया ds, और ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो फिर क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे देखिएगा अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अगेन आप क्या देखेंगे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा E कहाँ पे, सरफेस का निकालना है बच्चे, ds दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, और इसने कितना चार्ज इंक्लोज कर लिया, ये जो ब्लू वाला गॉसियन सरफेस है उसने पूरे के पूरे चार्ज को इंक्लोज कर लिया, डिवाइडेड बाय ε0। तो व्हाट यू विल गेट हियर सरफेस और E सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड, और ds इज इक्वल टू q/ε0। एंड व्हाट इज द सरफेस एरिया, 0 से लेकर के टोटल एरिया अगर लेंगे स्फीयर का, दैट इज 4πR²। तो व्हाट यू विल गेट हियर, ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा 4πR² माइनस 0 इज 4πR²। यू विल गेट हियर व्हाट, दिस es into 4πR² is equal to q/ε0। You will see here this implies the electric field at this point। आपको क्या मिलेगा बच्चे, देखिएगा सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस विल बी 4πR² उधर ले जाइए, दैट विल बी इक्वल टू q/4πε0 कैपिटल R²। यू कैन ऑल्सो राइट इट 1/4πε0 को k कर दीजिए, देन दैट विल बी kq/R²। तो आपने देखा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 मिला था, और सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला दैट इज इक्वल टू kq/R²। इसी तरह से बच्चे हम यहाँ आते हैं केस 3 में। तो केस 3 में जब आएंगे आप, तो यहाँ पे निकालना है आउटसाइड पॉइंट पे, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो यहाँ पे निकालना है, वहां पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने एक ड्रॉ कर लिया, दिस इज द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, इस P पॉइंट पे निकालना है, दिस इज द गॉसियन सरफेस। और अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लेना पड़ेगा, ये यहाँ पे निकालना आउटसाइड, तो यहाँ पे ds बाहर की तरफ, और इस चार्ज जो अंदर में इंक्लोज किया है क्यों, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर होगा, थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। तो फिर यहाँ पे हम बच्चे अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। व्हाट यू विल सी हियर, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E आउटसाइड है ना बच्चे, तो क्या मिलेगा आपको, देखिएगा E आउटसाइड ds दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, और इसने बड़े वाले सरफेस जो दिखा रहे हैं गॉसियन सरफेस, ये तो पूरे का पूरा चार्ज को इंक्लोज कर लिया है, दैट इज q/ε0। तो व्हाट यू विल गेट हियर, E आउटसाइड को बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ds, होल इंटीग्रेशन ऑफ ds अपॉन इज इक्वल टू q/ε0, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0 से लेकर के एरिया जो लेंगे ये वाले गॉसियन सरफेस का जो एरिया होगा 4πr²। Then you will write here E outside will be E outside into ds का इंटीग्रेशन s 4πr² minus 0 is 4πr² is equal to q/ε0। तो बच्चे हम इसको फिर से रीअरेंज करेंगे और ध्यान से देखेंगे व्हाट वी विल गेट हियर। वी विल गेट हियर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो होगा मेरा वो क्या मिलेगा बच्चे, देखिएगा ये 4πr² उधर चला जाएगा, दैट विल बिकम q/4πε0 स्मॉल r², and 1/4πε0 को आप k बोल सकते हैं। देन यू विल गेट हियर E outside is equal to kq/small r²।
एंड दिस स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो यहाँ पे आप बाहर ले रहे हैं, आउटसाइड जो है आप बाहर ले रहे हैं, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो आप क्या देखेंगे, जितना ज्यादा आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। यू विल सी हियर द आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फाउंड एट ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। तो आपने देखा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला बच्चे, आपको 0 मिला। पहली बार मिलेगा कहां पे, सरफेस पे, दैट इज इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे स्मॉल आर का वैल्यू बढ़ेगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीजेस एज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। So this is the summary of electric field due to uniformly charged thin spherical shell और uniformly charged conducting solid sphere। तो यहाँ पर लिया uniformly charged conducting solid sphere और ये आपका uniformly charged thin spherical shell और hollow sphere, जिसका आप देख सकते हैं रेडियस r है। जैसे ही आप solid sphere में चार्ज देंगे that will goes into the surface, just behaves like a hollow sphere। तो हमने देखा बच्चे एक इनसाइड पॉइंट लिया, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला था मुझे, 0 मिला था। दोनों में देख सकते हैं जब हम स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, हम कहा थे बच्चे सरफेस पे। सरफेस पे कितना मिला मुझे, KQ अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और व्हेन यू गो आउटसाइड द स्फेरिकल शेल देन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, दैट इज केस 3। इन दिस केस ये आउटसाइड इज KQ अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। जस्ट सी KQ अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हमने एक समरी लिखा जो अभी हमने आपको डिराइव करके यहाँ पे देखा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे ग्राफ देखेंगे बच्चे, आप देख रहे हैं कि सेंटर से लेकर के सरफेस तक, दिस इज स्मॉल आर इज इक्वल टू 0, मतलब आप कहाँ पे हो, सेंटर पे हो। और स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, दैट इज सरफेस, एंड स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब आउटसाइड। तो ये तीनों केस बच्चे हमने बताया आपको। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला था मुझे, 0 पहली बार मिला था मुझे सरफेस पे, एंड दैट इज द मैक्सिमम। ये जो मिला था मुझे वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आप क्या देखते हो बच्चे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, सेंटर से लेकर सरफेस तक आपको यहाँ से यहाँ तक डॉटेड लाइन दिखा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चे, 0 है। तो पहली बार आपको मिलेगा स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे, सरफेस पे, दैट इज KQ अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, दैट इज मैक्सिमम। एंड एज वी गो आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, बाहर की तरफ जाते हो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर स्क्वायर। इसका मतलब दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीजेस। E outside is inversely proportional to R square. This is the graph that is very important for your examination point of view. आपसे पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का R के साथ कैसा ग्राफ होगा। Now we'll move to the next application.